हेलो फ्रेंड्स, शिवानी चौहान, वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 1 का टॉपिक। इससे पहले हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, 2 भी नहीं 3 को कवर कर चुके हैं, दैट इज वेदांत फिलोसफी, है ना। वेदांत फिलोसफी के बारे में और 2 तरह के इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एथिक्स, मोरालिटी एंड सोशल डायलेमा एंड देयर रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, कि क्या होता है एथिक्स, क्या होता है मोरालिटी, क्या होता है सोशल डायलेमा, इन सब चीजों के बारे में और क्या रेलिवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम से रिलेटेड। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूं विद मैनी एग्जांपल्स, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकूं। सो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल से नहीं जुड़े तो वो भी कर दीजिएगा। ओके, मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो बात करते हैं, अगर हम बात करें एथिक्स और मोरालिटी, आप इतने लेसन्स में पढ़ रहे हो, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बात करो या फिर किसी में भी बात करो, आप कोई भी सब्जेक्ट में बात करो, एथिक्स एंड मोरालिटी तो एक तरह से आपके सामने आ ही जाता है। एथिक्स और मोरालिटी आ जाता है, अब आपको क्या लगता है इन दोनों का क्या मतलब है ना। जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम दोनों के लिए क्या करते हैं, हम दोनों के लिए करते हैं कि हम दोनों के लिए बोलते हैं कि दोनों सेम है ना। एथिक्स और मोरालिटी दोनों एक तरह से इक्वल हैं या फिर आप बोल सकते हो सेम है। बट फिर हम इसका डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, फिर ये दोनों अलग अलग वर्ड क्यों बनाए, एक ही वर्ड क्यों नहीं है वो, है ना। एक ही वर्ड क्यों नहीं है, या तो एथिक्स ही होता या फिर मोरालिटी ही होता। और ये फिर सिलेबस में क्यों आ गया आपके, ये भी सोचने वाली बात है कि आपके सिलेबस में एथिक्स और मोरालिटी अलग अलग क्यों है, कि क्यों बोल रहे हैं एथिक्स और मोरालिटी बार बार हर किसी भी टॉपिक में आपको एथिक्स मोरालिटी की, आपको कुछ भी करना है आपको एथिकल वे में करना है, मोरल वे में करना है, टीचिंग आपको एथिकल वे में करनी है, मोरल वे में करनी है। तो ये क्यों है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। ओके, हम एक स्टोरी के माध्यम से इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, जस्ट मैं इसे इरेज कर दूं। सो बेसिकली अगर हम बात करें, है ना, मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक व्यक्ति है ना। एक व्यक्ति है, उसकी छोटी बेटी है। ओके, उसकी छोटी बेटी है, उसको उसको उसे स्कूल में एडमिशन दिलाना है। ओके, स्कूल में एडमिशन दिलाना है। बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है इनके पापा या फिर ये लड़की। तो बट इनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इनकी शिक्षा के लिए, अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए इन्हें कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और ये चाहते हैं कि बड़े जो स्कूल हैं, जो नामी स्कूल्स हैं, उसमें इसका एडमिशन दिलाना चाहते हैं। ओके, जो जिसमें मतलब मोस्टली बच्चे जो आप बोल सकते हो जो अमीर आदमी होते हैं, रिच पीपल हैं, उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ओके, तो फिर अब क्या है, अब ये क्या करेगा, तो पूछेगा, है ना, कुछ लोगों से, इसके जानकारों से, कि कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा। मैंने कुछ स्कूल्स देखे हैं, आप बताओ कि आपके लिए कौन सा स्कूल अच्छा होगा मेरी बेटी के लिए। वो क्या करते हैं, वो बताते हैं उन्हें, कोई भी एक बंदा बोलता है कि आप चले जाइए एक्स स्कूल में, मतलब किसी भी कोई भी स्कूल, है ना, एक्स स्कूल में चले जाइए। बट वहाँ की फीस है, वहाँ की फीस आप लगा लो 5 लाख पर एनम है। 5 लाख, या फिर आप लगा लो, चलो ये तो ज्यादा हुई शायद, 4 लाख पर एनम है। ओके, वहाँ की फीस 4 लाख पर एनम है। और अगर हम बात करें फिर दूसरी बारी, फिर वो सोचता है इतने रुपए कहाँ से लाऊं, तो कुछ और अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो तो उसके लिए पूछता है। तो वो बंदा बताता है कि एक और ऑप्शन है आपके पास, एक स्कूल और है, वो थोड़ा रूरल एरिया के साइड में चला जाता है बट अच्छा स्कूल है। ओके, और वहाँ की जो फीस है वो 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 वहाँ की फीस है। तो ये बात हो जाती है। अब वो सोचता है कि जो 4 लाख वाला है वही बेटर है शायद, क्योंकि उसकी इतनी फीस है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। आप देखते हो कोई भी चीज, आप जो भी फैसिलिटी लेते हो, है ना, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो आप ये सोचो रुपए से। फॉर एग्जाम्पल जो लग्जरी कार है उसके रुपए ज्यादा है, तो आप समझते हो कि वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू जो ये कार है जो 10 लाख 15 लाख में आती है ना, उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छी हैं जो लग्जरी कार है। या फिर आपको ये लगता है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो अच्छी फीस लेते हैं वो अच्छे आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे ही हॉस्पिटल्स का लगा सकते हो कि हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही होता होगा, है ना। उसने भी आइडिया लगाया कि जो 4 लाख वाला स्कूल है मैं उसमें जाके बात करूंगा। ओके, तो वो स्कूल में जाते हैं, है ना, वो बाप और उनकी जो बेटी है वो दोनों स्कूल में जाते हैं। स्कूल में, तो स्कूल में वो एडमिशन लेने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पे एक काउंसलर होती हैं या फिर एक महिला काउंसलर होती है, जिनको उन स्कूल वालों ने रखा होता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमारे स्कूल्स की जो
बेस्ट चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, है ना, कैसा एनवायरनमेंट है, मतलब आपको हमारी तारीफ करनी है, आपकी यही जॉब है। तो एक तरह से वो गाइड करती हैं लोगों को, है ना, एडमिशन के लिए कि वो इसी में ले, वो कहीं और ऑप्शन भी ना चूज करें। ओके। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं इस महिला के पास, है ना, इस महिला के पास जाते हैं ये दोनों। तो काउंसलिंग करती है वो उनकी, बोलती है कि ये स्कूल अच्छा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो पर्सनली वो सवाल पूछता है, जो जो इंडिविजुअल होता है, एक मैन होता है, वो पूछता है कि मैम आप मुझे ये बताइए, मैंने बहुत मुश्किल से ये जो 4 लाख रुपए आपकी फीस बहुत मुश्किल से इकट्ठा करी है, और आगे भी मैं बहुत मुश्किल से कर पाऊंगा ये, पर आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है ना। तो उसने पूछ लिया कि क्या यहाँ पे एजुकेशन सच में अच्छी मिलती है। तो क्या हुआ था फिर कि वो क्यों नहीं बोल पा रही है, उस दिन क्या हुआ कि उनका जो स्टाफ है 1 साल पहले, या फिर आप बोल सकते हो 6 महीने पहले, जो अच्छा स्टाफ था उनका, वो सब चले गए थे ड्यू टू द लैक ऑफ सैलरी, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी, है ना। तो वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे उसने सुना था कि 1,20,000 फीस है, वहां पे वो शिफ्ट हो गए, है ना, क्योंकि वहां पे भी ऐसी फैसिलिटी मिलती है ऐसी ही, बट वो क्या है, लोकेलिटी का एक थोड़ा डिफरेंस हो गया। ओके। तो इसने, महिला को वो बात पता थी, है ना, वो अवेयर थी इस बात के लिए कि ऐसा है हमारे स्कूल में। बट अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो वो था पर्सन, और जो वो महिला थी, है ना, जो काउंसलिंग कर रही थी, तो उनकी जो, एक तरह से आप बोल सकते हो, अगर वो बात करें कि प्रोफेशनल के वे से, क्या वो उनको बताना उचित है, उचित है कि जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये बताना उचित था कि वो बताएं कि नहीं, हमारे तो सारे जो स्टाफ है, जो पुराना स्टाफ था, जो बहुत अच्छा था, बहुत कैपेबल था, एक्सपीरियंस था, वो सब तो चले गए हैं दूसरे स्कूल में, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, है ना। क्या मतलब, क्या इसका वो होगा कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें। या फिर वो ये कहेगी नहीं सर, आप ये फीस मत दीजिए, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे अब अच्छा स्टाफ नहीं है, इतना एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, आप उसी स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। ओके। तो एक तरह से इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि क्या होता है, क्या होता है मोरल एंड एथिक्स। ओके। तो हम बात कर रहे थे मोरल और एथिक्स। मोरल और एथिक्स को आप दो तरह से समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ, आप बोल सकते हो 2 लेवल्स की वजह से, या फिर 2 डिफ्रेंशिएशन की वजह से। दो तरह से, मतलब 2 बेसिस हैं इसके डिफ्रेंशिएशन करने के। हम देखते हैं ना कि बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इसका मीनिंग, उसका जो नेचर है ना, सैलरी वगैरह, तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के। तो इसके भी 2 बेसिस हैं डिफ्रेंशिएशन जिससे कर सकते हैं, एथिक्स और मोरालिटी में। ओके। एथिक्स और मोरालिटी में, अगर आपने सुना होगा कि हमारी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी, उसकी 3 ब्रांचेस हैं। ओके। हमारी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफीज, उसकी 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं फिलॉसफीज में। वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ। ओके। एपिस्टेमोलॉजी, ओके, एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच है, मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, और एक ब्रांच है क्या, एक ब्रांच है एक्सियोलॉजी। ओके। तो बेसिकली 3 ब्रांच है, बाकी आप इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे एक्सियोलॉजी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत सारी ब्रांचेस बना सकते हैं ना, कितनी भी ब्रांच बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, जो मेन ब्रांचेस है वो यही है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। ओके। सो एक्सियोलॉजी एक्सियोलॉजी डील्स विद द एथिक्स। ओके। ये एथिक्स से डील करता है, मतलब आपके नैतिक शास्त्र से। किससे? नैतिक शास्त्र से। और जो आपकी मोरालिटी होती है, वो क्या होती है, आपकी नैतिकता होती है। नैतिकता, अगर हम इसका हिंदी में डिफ्रेंशिएट करें तो एथिक्स क्या होती है, नैतिक शास्त्र, और मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता होती है आपकी। ओके। तो अगर हम बात करें कि एक सेंस में, एक बेसिस में, तो क्या है एथिक्स, एथिक्स एक बड़ा रूप है, मतलब एक है ब्रांच ऑफ फिलोसफी है ना, ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। और एथिक्स का ही एक सब पार्ट है मोरालिटी। ओके। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एथिक्स इज द सब, सॉरी, मोरालिटी इज द सब पार्ट ऑफ एथिक्स। ओके, समझ में आया इतना? ओके। फिर दूसरे सेंस में अगर हम बात करें, दूसरा बेसिस जो है जिसके बीच में हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या बनेगा, जो एथिक है ना, जो एथिक है वो एक तरह से होल है, मतलब कंप्लीट है, वो एक बड़ा पार्ट है, और मोरालिटी उसका छोटा पार्ट है। मोरालिटी उसका छोटा पार्ट है। ठीक है, एथिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें मोरालिटी एक तरह से एक पार्ट है उसका। एक तो हमारा ये डायग्राम बन सकता है।
दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा बेसिस हम ले सकते हैं किसके बेस पे, कि मोरालिटी और एथिक्स एंड एथिक्स, ये दोनों सिनोनिम्स भी हैं एक तरह से, है ना, सिनोनिम्स भी हैं। तो इसमें कुछ क्या है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन भी है और कुछ कॉमन भी पार्ट है। क्या बोलते हैं इस डायग्राम को? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम, जिसकी मदद से हम किसी भी दो सब्सटेंस से तीन जो वेरिएबल्स हैं किसी के भी बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। ओके, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम मोरालिटी और एथिक्स की बात करें सेकंड बेसिस के अकॉर्डिंग, तो वो ऐसा बनेगा कि मोरल एक पार्ट है, एथिक एक पार्ट है, और इनके बीच में कुछ कॉमन भी है, कुछ चीजें इनके बीच में क्या है, कॉमन भी है। तो ये कॉमन पार्ट है, इसमें क्या है, मोरालिटी भी है ना, और एथिक्स भी है, दोनों पार्ट है इसमें, मोरालिटी भी और एथिक्स भी। अब क्या है, कौन सा पार्ट मोरालिटी और एथिक्स में आएगा और कौन सा पार्ट सिर्फ मोरल में आएगा और कौन सा पार्ट सिर्फ एथिक्स में आएगा, वो समझना है ना, वो समझना है। तो उसके लिए अगर पहले हम समझेंगे कि जो दोनों इक्वल हैं, मतलब जो दोनों, जो मोरल में भी आते हैं, हमारे मोरल भी में भी आते हैं और एथिक्स में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या है, आपकी मोरालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और एथिक्स को भी, कि आप डिसिप्लिन रहने चाहिए, है ना, तो वो मोरल भी है और एथिकल भी है। दूसरा आप बोल सकते हो कि आप कभी नॉन वायलेंस मत करना, सॉरी वायलेंस मत करना, नॉन वायलेंस रखना, मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलना, है ना, अहिंसा के रास्ते पे चलना। और आप बोल सकते हो नो स्टीलिंग, आप कोई चोरी ना करो, तो ये भी क्या है, एक तरह से मोरालिटी भी और एथिक्स भी है। ओके, ये दोनों क्या है, दोनों एक इक्वल ही है ना, इसमें मोरालिटी भी आ जाती है और आपका एथिक भी आ जाता है। ओके, नॉन वायलेंस, स्टीलिंग, झूठ ना बोलना, है ना, सच बोलना, ओके, अब्यूजिव वर्ड ना यूज करना, तो ये सारे क्या हो गए, ये आपके मोरालिटी और एथिक्स दोनों हो गए। समझ में आया इतना? अब हम बात करते हैं इन पार्ट की, जिसमें ये डिफ्रेंशिएट होता है कि मोरल चीज अलग है और एथिकल चीज अलग है। ओके, इसके बारे में। सो मोरल और एथिकल कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, बिल्कुल कैसे डिफरेंस है। तो हम बात करें, हमने जो एग्जाम्पल लिया था किसका, एक गरीब फैमिली का या फिर एक गरीब फादर का, जो अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहता है अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में। ओके, तो अब वो महंगे स्कूल में कराना चाहता है एडमिशन, तो अब क्या हो गया, जो एथिक्स है ना, एथिक्स था जो उस लेडी का, जो काउंसलिंग कर रही थी या फिर गाइड कर रही थी उन्हें कि उन्हें उनके स्कूल में ही एडमिशन लेना है ना, तो उसकी जो एथिक्स है वो क्या होगी, जो स्कूल वाले जिसके लिए उसको अमाउंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो वो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है कि जिस प्रोफेशन में वो बंधी हुई है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड हो गया आपका एथिक्स। किससे हो गया? प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड। ओके, एथिक्स। और मोरल, मोरल मतलब इंडिविजुअलिटी पे हो गया। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी सेंस क्या कह रही है, आप इंडिविजुअली मतलब अपने आप से क्या चीज कर रहे हो, मतलब पर्सनल। ठीक है, पर्सनल एस्पेक्ट हो गया कि अगर वो ये ना बोलती कि आपको दूसरे स्कूल में नहीं जाना है, आप यही लो, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, तो वो क्या करिए, एथिकल है बट मोरल नहीं है ना। बट अगर वो ये सोच रही है कि वो इसको बता दे, कि उनको बता दे कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो चले गए, एक्सपीरियंस टीचर, वो उसी स्कूल में गए हैं जहाँ पे कम फीस है, आप वहाँ पे एडमिशन ले लो, तो वो एक तरह से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, मतलब अपने मन में जो उनके विचार आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करने की सोच रही है, अपनी सैलरी को नहीं देख रही है ना, तो वो क्या कर रही है, वो अनएथिकल है, वो उस टाइम पे अनएथिकल है और मोरल, ओके, मोरालिटी को वो निभा रही है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, है ना। और दूसरे डिफरेंस की हम बात करें, तो जो एथिक्स है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको कि जो एथिक्स है वो क्या है, अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस पर डिपेंड है ये, या फिर आप बोल सकते हो लॉज पे डिपेंड है आपके एथिक्स। ओके, आपका कैसा व्यवहार होगा, वो सारी चीजें आपके एथिक, मतलब आपके जो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज पे डिपेंड है। ठीक है, और अगर हम बात करें मोरालिटी की, तो मोरालिटी आप बोल सकते हो कि रूल्स पे डिपेंड नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे है। ओके, या फिर ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये पर्सनल ही है, कि आपके पर्सनल व्यू पॉइंट क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज क्या कहते हैं इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज, है ना, कि नॉन वेज खाना एक तरह से क्या है, मोरालिटी है।
जहाँ पे भी नॉन वेज ही खाते हैं वहाँ पे नॉन वेज को क्या, नॉन वेज को कुछ नहीं मानते, मतलब नॉर्मल चीज़ ही मानते हैं। बट हमारे जैसे इंडिया में जहाँ पे नॉन वेज को नहीं प्रेफर करते, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मोरालिटी उनकी क्या है कि वो उस जानवर को बचाएं और वो सारी चीज़ें ना खाएं, वो जो प्लांट से जो चीज़ें पैदा होती हैं वो खाएं, तो उनके लिए मोरल ड्यूटी वो है उनकी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पर्सनल हो गया ये, है ना। और ये क्या हो गया कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जो सबके लिए यूनिवर्सल हैं। ओके, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल हैं, सबके लिए हैं। ओके, और ये क्या है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो ये पर्सनल है। ठीक है, और एक डिफरेंस हो सकता है कि जो मोरल है वो सब्जेक्टिव है, कि किसी के लिए कुछ हो सकता है मोरालिटी, किसी के लिए कुछ हो सकता है। बट अगर हम बात करें एथिक्स की तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सबके लिए सेम होते हैं, जिसको हम यूनिवर्सली बोलेंगे। तो जब आपके पेपर में आए मोरल और एथिक्स के बारे में, तो आप ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। समझ में आया इतना कि मोरल क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, है ना। एथिक्स क्या है, जो आपके लिए यूनिवर्सल है, जो एक तरह से सबके लिए सेम है, किसी भी इंसान के लिए वो अलग नहीं है। और मोरल क्या है, जब आप क्या करते हो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर सब्जेक्टिव लेवल पे, जब अपनी चॉइस को करते हो, है ना, अपनी चॉइस पसंद करते हो सब्जेक्टिव लेवल पे, कि आपकी पर्सनल चॉइस क्या है या आपके पर्सनल ड्यूटी क्या है उस चीज़ के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैंने रील्स में या फिर आप बोल सकते हो एक शॉर्ट स्टोरी देखी थी कि कुछ दिनों पहले एक महिला थी, उनका पेपर था, एग्जाम था, मुझे याद नहीं किस चीज़ का था और जगह का भी नहीं पता, बट ये पता है कि उनका एग्जाम था। ओके, तो वहाँ पे क्या था, वो एग्जाम के लिए थोड़ा लेट हो रही थी, या फिर लेट भी नहीं रही, तो पहले ही आने वाली थी बस। पर क्या हुआ, रास्ते में किसी लीडर को जाना था, किसी लीडर का जो एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि पूरा उनका वो आना था, कि इलेक्शन चल रहे थे शायद उस टाइम, तो उनको आना था। ओके, तो उस वजह से जहाँ से उसे जाना था वो वाला रास्ता बंद कर दिया गया, और वो ऑटो में जा रही थी, अकेली थी। ओके, तो वो वाला रास्ता बंद कर दिया गया। वहाँ पे एक पुलिस मैन था, अब अच्छे लेवल का, मतलब एसआई होगा वो, है ना। तो उस लेवल का था, उसने उसको रिक्वेस्ट भी की कि आप मुझे जाने दीजिए, मेरा एग्जाम है। क्या पता उसका लास्ट अटेम्प्ट हो, उसके बाद उसके पास अटेम्प्ट ही ना हो, उसने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो पेपर देने के लिए, कब से सोच रखा हो, है ना। तो उसने क्या किया, उसने उसे नहीं जाने दिया, उसने उसे वहां से क्रॉस नहीं करने दिया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन आने थे जिन्होंने टाइम लगा दिया, और पहले से ही वो लोगों को बोल दिया कि पुलिस को बोल दिया कि आपको यहाँ पे सुरक्षा करने, किसी को भी आने जाने नहीं देना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो अब वो उस पुलिस वाले ने क्या किया, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि उस पुलिस वाले ने एथिक्स निभाए हैं अपने या फिर मोरालिटी निभाई है, वो आप मुझे बताना है ना। उस पुलिसमैन ने अपने एथिकल जो ड्यूटी है या कंडक्ट है वो निभाया है, या मोरालिटी को निभाया है, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके। सो उसके बाद आता है, अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, जो आपको पेपर में लिखना है। आपको इतना तो समझ आ गया कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। अब इनके बीच का डिफरेंस आप एक तरह से जब अपने अपने पेपर में लिखोगे वो, ठीक है। एथिक्स एंड मोरालिटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, कि यूज होते हैं बहुत सारी जगह पे, बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग, बट इनका कुछ मीनिंग है अलग जो हमने पढ़े। एथिक्स किस पे बेस्ड होता है, आपके प्रिंसिपल्स पे, आपके गाइडलाइंस पे। ओके, जो आपकी सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोफेशन को आपको दर्शाती है ना। मोरालिटी क्या होता है, पर्सनल और कल्चरल बिलीफ सिस्टम होता है, कि आपके कल्चर में किस चीज को अच्छा मानते हैं, है ना, उस चीज को। जैसे हमारे कल्चर में अगर हम बात करें, हिंदू के कल्चर में क्या करते हैं, गाय को, मतलब काव को माता मानते हैं, है ना। मुस्लिम में जो है वो अलग है, कि वो क्या बोलते हैं, जो पिग होते हैं उनको बिल्कुल हेट करते हैं एक तरह से, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें हैं, तो डिपेंड करता है मोरालिटी। ओके, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सबके अलग अलग है। दीज प्रिंसिपल आर ऑफन एस्टेब्लिश थ्रू लॉज, तो ये लॉज के कल्चरल नॉर्म्स से और फिलोसफिकल रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो मोस्टली ये आप बोल सकते हो प्रोफेशनल होते हैं ये। बट मोरल क्या होते हैं, मोरल सब्जेक्टिव होते हैं, कि हर इंसान का कुछ मोरालिटी का अलग तरीका होगा देखने का, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग, की कैसी उनकी एक तरह से आप बोल सकते हो पालन पोषण कैसा हुआ है, उनकी जो सोसाइटी कैसी रही है, उनकी फैमिली कैसी रही है, उस पर डिपेंड करता है उनकी मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल मोरालिटी में कि एक इंडिविजुअल में चूज टू बी वेजिटेरियन बिकॉज दे बिलीव किलिंग एनिमल्स इज मोरली रॉन्ग इवन इफ इट इज लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेबल, कि एक वेजिटेरियन फैमिली के लिए मांस खाना बहुत गलत बात है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एथिक्स में लिखा हो कि आप नहीं कर सकते, सोशली एक्सेप्टेबल भी और लीगल भी है ये। ओके, एथिक्स हैव डिटरमाइंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब पूरी गाइडलाइंस लिखी होती है इसके लिए,
तो उस वे में हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। एग्जाम्पल जो मेडिकल एथिक्स है, रिक्वायर डॉक्टर्स टू प्रायोरिटाइज पेशेंट केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये एक मेडिकल एथिक्स क्या होता है कि डॉक्टर के क्या एथिकल एथिक्स होते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखे, मतलब सारी चीजें सबको ना बताए, है ना, और फिर क्या, और पेशेंट की केयर करना उसका एक तरह से एथिक ड्यूटी है ना, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है कि पेशेंट को जब तक उस वो कोशिश करे जब तक कर सकता है वो बचाने की। ओके, सो मोरालिटी में क्या है, दस वाइल एथिक्स प्रोवाइड एक्सटर्नल रूल्स टू फॉलो, मोरालिटी इज मोर इंटरनल एंड पर्सनल। कि जो एथिक्स है वो क्या एक्सटर्नल रूल्स को बोलते हैं जो एक्सटर्नली लिखे होते हैं, बट मोरालिटी जो आपके अंदर से जो भावना आती है, एक तरह से अंदर से जो फीलिंग आती है, पर्सनल होते हो आप, है ना, कंपास गाइडिंग इंडिविजुअल डिसीजन, जिससे इंडिविजुअल डिसीजन को अफेक्ट होते हैं। ओके, तो ये होगी इनके बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सोशल डायलेमास। हमने बात करी थी स्टोरी की, है ना, एक गरीब फादर की, उसकी बेटी की जो स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने। तो उसमें जब वो जो लेडी है जो गाइड कर रही थी उन्हें, है ना, जो लेडी है जिसको अपॉइंट कर रखा है स्कूल वालों ने, वो जब गाइड कर रही थी उन्हें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, फिर वो बताता है अपनी स्टोरी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास यही रुपए हैं और मैं बहुत मुश्किल से ये लेकर आई हूँ, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि क्या सही है या नहीं है। तो इस टाइम पे वो जो लेडी थी जो गाइड कर रही थी, वो थोड़ा एक तरह से डायलेमा क्रिएट हो जाता है उसके मन में, है ना, डायलेमा क्रिएट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो वो थोड़े उलझन में पड़ जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, कि उसको एथिक्स निभाने सही है या मोरल अपनी ड्यूटी निभानी सही है, क्या सही है। वो एक तरह से कि ये समझना भूल जाते हैं कि क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, तो वो उलझन में या फिर दुविधा में पड़ जाती है। ओके, वो दुविधा में पड़ जाती है। सो यही होता है सोशल डायलेमास, कि जब आप दुविधा में पड़ जाते हो कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को मौका दे रहे हो, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट को रख रहे हो आगे, या फिर कलेक्टिव इंटरेस्ट को, कि जो सबके लिए सही है उसको रख रहे हो आगे, या फिर जो आपके लिए सही है उसको रख रहे हो। ओके, सो सोशल डायलेमा अराइव व्हेन इंडिविजुअल इंटरैक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद कलेक्टिव वेलबींग, की आप अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हो या फिर कलेक्टिव मतलब जो सोसाइटी के लिए सही है वो अच्छा, वो उसको ऊपर रख रहे हो। These dilemmas often present situations when people must choose between personal gain and ethical responsibility to society। तो ये डायलेमा तभी होते हैं, तभी क्रिएट होते हैं, often present situation when जब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ और जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में उन्हें चूज करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है कि उन्हें अपने पर्सनल जो गेन है उसको देखना है, या फिर जो सोसाइटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उसको देखना है ना। सो की टाइप्स ऑफ सोशल डायलेमास क्या है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कि वो क्या करें, कि एनवायरमेंट को देखें या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, कि अगर वो इनोवेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होगा, है ना, और उससे क्या होगा, फिर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी घटेगी, या फिर बोल सकते हो वो एक तरह से उस साइड से सही नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें सोशल डायलेमा क्रिएट हो जाता है ना, कि अब वो किसको चूज करें, एनवायरमेंट को चूज करें या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को चूज करें। तो इस चीज में जैसे कंपनी फेस डायलेमास अबाउट वेदर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कटिंग कॉर्नर्स ऑन द एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कि आप क्या एनवायरमेंटल की रेगुलेशंस हैं उसको भी साइड कर दो कि नहीं इसको नहीं मानी, हमें सिर्फ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मानना चाहते हो, या फिर एक तरह से एक ही साइड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब कि आप एनवायरमेंट को भी सुरक्षित रख रहे हो और इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रहे हो, है ना। तो आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को हटा के इनोवेशंस करना चाहते हो, या फिर दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहते हो। तो वो एक तरह से डायलेमा क्रिएट हो जाता है, दुविधा। उसके बाद है प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड हाउ मच पर्सनल डेटा कैन बी कलेक्टेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना। आपसे बोला जाता है ना, आपके जो जैसे आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, सब लिंक्ड है और सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में हमारा सारा डेटा, है ना। तो अब वो क्या है, अब वो हमारे लिए दुविधा है कि हम उस डेटा को दें, प्राइवेसी रखें, या फिर उसको दे दें, है ना, या फिर उसको मतलब उसको उजागर कर दे अपने डेटा को। तो इसमें क्या होता है, डिबेट ओवर गवर्नमेंट सर्विलेंस, शुड अथॉरिटीज बी अलाउड टू मॉनिटर प्राइवेट कम्युनिकेशंस टू प्रिवेंट क्राइम, कि अब इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट जो कम्युनिकेशंस होते हैं या फिर प्राइवेट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो ज्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए फिर चीजें करने लग जाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए हमारा जो पर्सनल डेटा है वो उठाने लग जाते हैं, फिर लेने लग जाते हैं ना। तो उसमें बहुत ज्यादा डायलेमा रहता है कि गवर्नमेंट क्या करे, कि प्राइवेट कम्युनिकेशन को दे या ना दे,
क्या करना चाहिए, उससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो एक तरह से कम हो सकती है, या फिर अगर वो प्राइवेट को देगी तो ज़्यादा हो जाएगी उसकी सिक्योरिटी, कि अब उनका ओवरलोड जो बर्डन है वो प्राइवेट पे चला गया थोड़ा, तो डेलीगेशन हो गया उस वजह से। पर अगर वो दे देगी और वो वहाँ पे उसका मिसयूज कर लेंगे तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ के लिए। तो एक तरह से वो सोशल डायलेमा में रहते हैं इस वे में भी। ओके, फिर उसके बाद है सोशल इनइक्वालिटी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में एथिकल कंसर्न अबाउट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर वेजेस एंड इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, कि किसको ज्यादा रुपए दे, हाँ किसको दे, फेयर वेजेस कैसे किस बेस पे करे, विमेन मैन वगैरह, है ना। सो द ग्रोइंग वेल्थ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रेजेस मोर मोरल क्वेश्चंस अबाउट टैक्सेशन, कि जो एक तरह से गैप बनता जा रहा है ना पुअर और एक तरह से आप बोल सकते हो रिच का, वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो उस वजह से बहुत क्या होता है, मतलब सरकार को या फिर लोगों में ही एक तरह से गैप दिखने को मिलता है, कि जो रिच है उनको बहुत ज्यादा टैक्स कर देना पड़ता है, और जो पुअर है उनको एक तरह से फ्री में सब कुछ चीजें मिल रही हैं। तो कैसे करना है ये सारी चीजें, ओके, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से एथिकल कंसर्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, की क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर ले, है ना, ह्यूमन वर्कर्स को हटा दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर ले, तो एक तरह से उसमें भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी इससे, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लिया, बट अगर नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, तो ये भी सोशल डायलेमा है। हेल्थ एंड मेडिकल एथिक्स में हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराते हैं कुछ लोग, है ना, एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो बहुत सारी चीजें करनी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, बट आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या मेन एम है, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स का, है ना। तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग को अपना मेजर कंसर्न मानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मेजर जो आप बोल सकते हो उनका जो एम है, गोल है ना, वो ये है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो एक तरह से वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या उनको ज्यादा जरूरी है, हेल्थ केयर जरूरी है लोगों की, या फिर उनको रुपए कमाने हैं बस, ये है ना। सो शुड लाइफ सेविंग ड्रग्स बी मेड अवेलेबल फॉर फ्री, की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो फ्री में दे देने चाहिए लोगों को, या फिर वो शुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अलाउड टू चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर रिसर्च इन्वेस्टमेंट, कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब कुछ ऐसी दवाई है जो आपको बचा सकती हैं, वो लोगों को फ्री में दे, या फिर क्या करें, या फिर उनपे बहुत ज्यादा प्राइस लगा दे। तो एक तरह से उसमें भी एक तरह से डायलमा आ रहा है, मतलब दुविधा आ रही है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बहुत ज्यादा होती है इस चीज के लिए कि कौन सा ड्रग या फिर कौन सी दवाई अच्छी है ना। तो रिसर्च की वजह से बहुत ज्यादा रुपए भी लगते हैं, वो रुपए कहीं से तो कमाएंगे ना सरकार, तो क्या वो फ्री में दे दें, या फिर क्या करें, वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले। तो ये डायलेमास देखने को मिलते हैं जो हमारे दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग एट बोथ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल लेवल, कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, इन डायलेमास से सीख सकते हो, है ना। आपके लाइफ में भी इतने सारे डायलेमास आते होंगे जब आप झूठ और सच की कगार पे आने लग जाते हो, कि आपको झूठ बोलना, कई बार ऐसा होता है ना कि झूठ बोलना इज द बेस्ट थिंग, है ना, किसी चीज को बचाने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए, है ना, तो झूठ बोलना अच्छा है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद रेलिवेंस क्या है इसकी, रेलिवेंस ऑफ एथिक्स, मोरालिटी एंड सोशल डायलेमास टुडेज वर्ल्ड, की आज की दुनिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद एआई डेटा प्राइवेसी कंसर्न, जस्ट मिनट में सीरीज कर दूं, with AI, data privacy concern and biotechnology, ethical guidelines must evolve to keep up, है ना। क्या है कि हमारी जो एथिकल गाइडलाइंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। शुड AI बी अलाउड टू मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन इन ऑटोनोमस व्हीकल्स और हेल्थ केयर, कि जो AI हम क्या क्या कर दें, सिर्फ AI को ही बोल दें कि आप ही डिसाइड करो कि कोई इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता, है ना। ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है, तो वो खुद AI पे अपने आप को छोड़ दे कि आप मुझे बचा सकते तो बचा लो, है ना। तो हम ऐसा करें कि ना करें, उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एथिकल वैल्यूज वैरी अक्रॉस कल्चर, की जो एथिकल वैल्यूज है वो हर कल्चर में अलग अलग होती हैं। मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, मतलब कुछ कल्चर कुछ मानते हैं, सबकी जो राय होती है, सबके जो डिसीजन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री या फिर कल्चर, है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, एक तरह से जटिलता आ जाती है उनमें, कि सब में सबकी राय सेम नहीं हो पाती है ना, सबकी राय सेम नहीं हो पाती। एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज मस्ट बैलेंस रिस्पेक्ट फॉर लोकल कस्टम्स विद ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड, कि एक कंपनी है वो हर कंट्री में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही है कंपनी, तो उसको सबके अपने जो लोकल कस्टम्स है उसका भी ध्यान रखना है, और ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना है ना। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन,
So spread of fake news and online hate speech raises ethical concern about free speech versus regulation। कि जो हम देखते आ रहे हैं ना कि ये फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा फैलती हैं और बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही रैपिड तरीके से फैलती है ना। एंड ऑनलाइन हेट स्पीच रेजेस एथिकल कंसर्न, इससे जो एथिकल कंसर्न है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, मोरालिटी के साथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से हम एक तरह से एथिकल कंसर्न में आ जाते हैं कि फ्री स्पीच दे या फिर कुछ रेगुलेशंस लगा दे। हम बोलते हैं ना कि राइट टू स्पीच है हमारे पास, कि हमें जो बोलना है हम बोल सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं। सो वो आवाज रखना एक तरह से आप बोल सकते हो डीमेरिट भी है और मेरिट भी है ना। तो क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल, शुड सोशल मीडिया कंपनी सेंसर मिस इन्फॉर्मेशन, जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं इन पे एक तरह से रोक लगा देनी चाहिए या फिर कुछ लिमिटेशंस लगा देनी चाहिए। और डज दैट वॉयलेट फ्री एक्सप्रेशन, और या फिर क्या कर दे वो फ्री एक्सप्रेशन होने दे। ओके, फ्री एक्सप्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दे, आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ही खत्म कर दे कि कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता ऐसे, है ना, जो खिलाफ हो। ओके, सो ये फिर है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मेजर एथिकल चैलेंज। कि बैलेंस करके चलना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो बहुत ही बड़ा एथिकल कंसर्न है या चैलेंज है। जैसे कि कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू एग्री ऑन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज पे एग्री नहीं करती हैं, कि क्लाइमेट जो पॉलिसीज हैं, अब जो आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बातचीत होती है तो लोगों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं कि कहीं पे तो पॉल्यूशन ज़्यादा है, कहीं पे इकोनॉमी उनकी इतनी डाउन है कि वो नहीं कर सकते इनोवेशन, है ना, या फिर अगर जहाँ पे है इनोवेशन के लिए तो वो पेड़ काट रहे हैं, है ना, तो अपने जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये उसके बाद है पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट करप्शन, तो आपको ये भी देखने को मिलता है ना, द ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लीडरशिप, कि अब बहुत ज्यादा ये हो चुका है कि हमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, कि सब कुछ सबको पता हो, सारी चीजें, सब लोग जवाबदेही हो, है ना, जो काम कर रहे हैं उनको जवाब भी देना है कि अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया। तो वो सारी चीजें जो लीडरशिप में, वो नेतृत्व में या फिर नेता के लिए वो सारी चीजें बढ़ रही है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे सब चीजों में, कि सब इंसान को पता होना चाहिए, सारे इंसान को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, है ना। सो एग्जाम्पल लाइक विसल ब्लोअर्स एक्सपोजिंग अनएथिकल कोऑपरेट प्रैक्टिसेस, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं या फिर जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो एजेंट्स होते हैं, है ना, दूसरी पार्टीज के या फिर दूसरे जो जो उस चीज को अच्छा नहीं मानते, जैसे जैसे करप्शन है, करप्शन के लिए क्या कर दिया, लोग भेज देते हैं ना सीबीआई एजेंट्स वगैरह, कि आप देखो कि करप्शन करता है तो उसको एक आम आदमी बना के भेज देते हैं। ओके, तो ऐसे विसल ब्लोअर्स को हमें लगा देना चाहिए ड्यूटी पे, कि वो जो अनएथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस है उनको सोल्व आउट कर सके। सो दीज चैलेंजेस डेमोन्स्ट्रेट हाउ एथिक्स, मोरालिटी एंड सेल्फ लीडरशिप आर क्रूशियल इन शेपिंग अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, कि हम फेयरनेस कैसे लाएं, कि सब लोगों को एक अधिकार मिले, जस्टिस कैसे लाएं, सबको समान अधिकार हो। तो इस चीज के लिए हमें एथिक्स, मोरालिटी और सेल्फ लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हम खुद को ही लीड करें, हम खुद को ही सबसे पहले संभालें, है ना। ओके, सो नीड फॉर एथिकल लीडरशिप क्या है, कि क्यों जरूरी है एथिकल लीडरशिप। So in today's rapidly evolving world, ethical decisions making is no longer just a philosophical discussion, कि philosophical discussion ही नहीं है बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी या रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मेन कंसर्न है, आपने देखा होगा बहुत सारी अनएथिकल चीजें हमें देखने को मिलती हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे हमारे आप बोल सकते हो स्टेट में, है ना। तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में इतनी सारी अनएथिकल चीजें हो रही हैं जो जिसके जिसके लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन भी हो। ओके, तो ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन ही नहीं है बल्कि हमारे रियल वर्ल्ड में चीजें हो रही है इससे रिलेटेड। इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन, कि इसको ध्यान में रखना चाहिए हमें खुद भी, हर बिजनेस को भी और गवर्नमेंट को भी, टू एंश्योर अ फेयर जस्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, की ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि अच्छाई की तरफ बढ़े, है ना, जहाँ पे जस्टिस मिले सबको, जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट करा जाए। तो हाउ टू स्ट्रेंथन एथिकल लीडरशिप, हम कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन देके और अवेयरनेस पैदा करके, है ना,
मतलब आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स या कैंपेन्स लगाओ जिसके प्रति आप बता सकते हो। जैसे छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर दो, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, उनको ही बताओ कि क्या चीज़ें सही हैं उनके लिए, क्या चीज़ें गलत हैं। स्कूल्स में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ना, तो एजुकेशन के थ्रू अवेयर कर सकते हो। कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, कि हर जगह पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि सब लोग जवाबदेह होने चाहिए कि जो वो कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है कंपनी का, सब कुछ सब में शेयर होना चाहिए ना। एनफोर्सिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन लीडरशिप, ओके, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और पॉलिटिकल सेक्टर में भी। फिर है एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करो। उसका क्या मतलब है कि ओपन डिस्कशंस को एनकरेज करो, कि लोग ओपनली पूछ सके सवाल और जवाब देने होंगे उन्हें, क्योंकि वो अकाउंटेबल भी होने चाहिए, ओके। तो ताकि जो मोरल डायलेमास वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व आउट कर सके। आप पूछो लोगों से सामने, है ना। तो जो चीजें हो रही हैं उसको एज इट इज मत करो, एक्सेप्ट मत करो। आप पूछो, उसके बारे में सुनो, देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, और कुछ चेंज लाने के लिए कुछ बात करो। ओके, सो पर्सनल कमिटमेंट टू एथिक्स, कि आप एथिक के लिए पर्सनल कमिटेड होने चाहिए। मतलब आपको पर्सनल लेवल पे ये होना चाहिए कि हम गलत नहीं करेंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, अपने लिए अच्छा करेंगे, है ना, सबके लिए हम अच्छा ही करेंगे। प्रैक्टिसिंग सेल्फ लीडरशिप इन डेली लाइफ, कि सेल्फ लीडरशिप है कि आप खुद के ही आप खुद को ही नेतृत्व करो, है ना। आप खुद को ही इतना अच्छा बनाओ कि आप अपना जो एम है, आप जिस इस लाइफ में आए हो, आपको ये जन्म मिला है ना, तो इसको कैसे आप मुकम्मल कर सकते हो, या फिर कैसे उसको आप पूरा एक अच्छा लाइफ बना सकते हो अपनी, और अपने ज़रिए आप कैसे सोसाइटी को भी एनकरेज कर सकते हो अच्छे काम करने के लिए। तो वो करो, आप पहले खुद पर्सनल कमिटमेंट रखो इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं सही हूँ और मैं सबके लिए सही भी करूँगा। ओके, तो ये ओके, इतना समझ में आया। सो यही थी हमारी क्लास स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप सो कि मैं एथिक्स और मोरल के बीच में डिफरेंस आपको समझा पाई हूँ अच्छे से। बिल्कुल मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए आपके लिए, कि रियल लाइफ से आप कैसे समझ सकते हो इन चीज़ों को, कि सोशल डायलेमास को कैसे समझ सकते हो। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी डाउट रह गया हो फिर भी आपको, तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब दैट इज फॉलो कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं आपका आंसर जो भी आपकी क्वेरी है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नहीं किया अभी तक, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और आप कमेंट करोगे तो वो भी बहुत बेटर होगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि यस यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड यू ऑल्सो लाइक इट। ओके, तो कमेंट भी कर देना, और कोई डाउट है तो उसके लिए भी बता देना। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।